दोस्तों नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो की स्पेशल सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम दृष्टि आईएएस के जो पीडीएफ होते हैं, जो कि डेली न्यूज़ और करंट अफेयर पर आधारित होते हैं, जिसमें कि आपका पीआईबी, इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, और जहाँ से भी जो न्यूज़ का संग्रह किया जाता है उनकी जो पीडीएफ होती है, उस पीडीएफ पे मैंने ये ऑडियो आर्टिकल बनाया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप पूरे पीडीएफ को पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है तो मेरे इस ऑडियो को सुनकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस संग्रह में मैं क्या करूँगा कि जितने भी पीडीएफ जून 2019 से लेकर 2020 ये चल रहा है, तो यहाँ तक की जितनी भी पीडीएफ होगी उसकी डेली बेसिस पे मैं ऑडियो आर्टिकल बनाऊँगा, ठीक है। तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो है 1 जून 2019, जो डेट थी आपकी, उसका जो डेली न्यूज़ थी उस पर आधारित ये ऑडियो आर्टिकल है, ठीक। तो इसका जो पहला पॉइंट है या जो पहली न्यूज़ है इसकी, वो न्यूज़ आपकी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और उसका जो हेडिंग है वो था आपका उच्च शिक्षा नीति में पुनर्गठन का प्रस्ताव, ठीक है। हेडिंग क्या था? उच्च शिक्षा नीति में पुनर्गठन का प्रस्ताव। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो एनडीए सरकार का गठन हुआ, इस एनडीए सरकार ने दूसरी बार, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार एक समिति का गठन किया है और इस समिति का गठन करके उन्होंने इसको ये काम सौंपा है कि भाई हम जो हैं नई शिक्षा नीति लाना चाहते हैं, तो इस शिक्षा नीति में हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो इसकी आप हमें प्लानिंग करके दो, ठीक। यानी इन्होंने एक समिति का गठन किया और उस समिति को ये बोला कि भाई हमें एक नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करना है, तो इसके लिए आप हमें प्लानिंग करके दो। अब बात यह है कि ये दूसरी समिति है। जो पहली समिति थी उसका नाम था टी.आर. सुब्रमण्यम समिति, ठीक है। टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में ये समिति का गठन किया गया था और 2016 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी थी। अब ये जो दूसरी समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन। ध्यान रखिएगा, किसके अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है? के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। ये एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई है, इसको कुछ काम सौंपे गए हैं। तो इन कामों को हम 3-4 पॉइंटों में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि भाई जो आरटीई एक्ट है आपका, यानी राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, उसको थोड़ा सा आप समीक्षा कीजिए, उसके दायरे को और विस्तृत कीजिए। पहला काम तो इन्होंने सौंपा और साथ ही इन्होंने ये भी सौंपा कि भाई जो आपके ग्रेजुएशन के जो सिलेबस है, ग्रेजुएशन के जो पाठ्यक्रम है, स्नातक जो पाठ्यक्रम है, उसमें भी आप थोड़ा सा संशोधन कीजिए, ठीक। इस समिति को ये काम सौंपे गए थे स्पेशल पर्पस के तौर पर। तो इस समिति ने अपनी एक प्लानिंग पेश की। इस प्लानिंग में इसने सबसे पहले ये बोला कि भाई एक नया 4 वर्ष का एक कार्यक्रम जो है फिर से शुरू किया जाए। ध्यान रखिएगा, फिर से, यानी ये पहले भी शुरू हो चुका था लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। तो इसने कहा कि 4 वर्ष का एक कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसका नाम है LASE। क्या नाम है? LASE, यानी लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन। लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन नामक 4 वर्ष का एक कार्यक्रम शुरू किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो एमफिल प्रोग्राम है उसको रद्द कर दिया जाए। ये इस समिति ने प्रस्ताव पेश किए। अपने क्या प्रस्ताव दिया इसने कि भाई एमफिल को रद्द कर दिया जाए और LASE नामक एक 4 वर्ष का कार्यक्रम शुरू किया जाए। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई जो पीएचडी होती है, उस पीएचडी के लिए मास्टर डिग्री, ठीक है, मास्टर डिग्री हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर किसी ने 4 साल की कोई ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है तो वो भी पीएचडी कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ नियम दिए कि भाई पीएचडी करने के लिए मास्टर डिग्री या फिर 4 साल की अगर किसी ने स्नातक डिग्री ली हुई है तो वो भी पीएचडी कर सकता है। और थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि भाई 3 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको कवर करके
करके इन्होंने एक नई प्रकार की प्लानिंग दी, मतलब उनको आयु वर्ग में बांट दिया। 3 से 8 वर्ष के बच्चे, 8 से 11 वर्ष के बच्चे, 11 से 14 वर्ष के बच्चे और 14 से 18 वर्ष के बच्चे, ठीक है। और इनका जो सिलेबस था, इनका जो एजुकेशन सिस्टम था, इसमें भी इन्होंने कुछ संशोधन की बात की है। किसने? इस समिति ने। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि भाई के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने आते ही प्रयास किया कि भाई हम क्या करेंगे कि जो आरटीई एक्ट है, सबसे पहले तो उसके दायरे को हम विस्तृत करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम है उसमें हम संशोधन करेंगे। इसके तहत सबसे पहले इन्होंने LSE लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन नाम का एक 4 साल का पाठ्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया। और दूसरा, इन्होंने एमफिल जो प्रोग्राम चलता है उसको रद्द करने की सिफारिश की है। तीसरा, इन्होंने बताया कि भाई जो पीएचडी कार्यक्रम होता है, इस पीएचडी कार्यक्रम के लिए या तो मास्टर डिग्री या फिर अगर किसी ने 4 साल की स्नातक डिग्री ले रखी है तो वो भी पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा, ठीक। और जो चौथा पॉइंट है वो इन्होंने स्कूली बच्चों के लिए बताया, जिसमें 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इन्होंने कुछ आयु वर्ग में डिवाइड कर दिया। कुछ आयु वर्ग में 3 से 8 वर्ष के, 8 से 11 वर्ष के, 11 से 14 वर्ष के और 14 से 18 वर्ष के। और इनका जो एजुकेशन सिस्टम था, इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की इन्होंने सिफारिश की। तो ये हो गई के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशें। आगे इन्होंने एक पॉइंट और बताया कि भाई ये जो नीति, इस समिति ने जो मसौदा यानी कि जो प्लानिंग प्रस्तुत की, उसमें इन्होंने ये भी कहा एक धारा में कि जो आपका आरटीई एक्ट होता है, इस आरटीई एक्ट में जो निजी स्कूल होते हैं, इन निजी स्कूलों में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए 25% आरक्षण होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आरटीई एक्ट है, उस आरटीई एक्ट के तहत जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उन प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो छात्र होते हैं उनके लिए 25% आरक्षण होता है। अब इस आरक्षण का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा, इसकी समीक्षा भी की जाएगी, इस समिति ने ये सिफारिश प्रस्तुत की है, ठीक है। कुछ अन्य सिफारिशें भी इस समिति ने प्रस्तुत की है, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस समिति ने एक चीज़ बोली कि भाई हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि जो भारतीय संस्थान हैं, विदेशों में इनकी संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि जो वर्ल्ड की टॉप 200, कितनी टॉप 200 जो यूनिवर्सिटीज़ है, उन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में आने की छूट प्रदान की जाए ताकि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सके। पहला पॉइंट इन्होंने दिया। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि भाई एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई जाए। अब ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या थी कि भाई स्कूल लेवल पर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई जाए, जिसका नाम इन्होंने कहा राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण। क्या नाम दिया इसका? इंग्लिश में स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, SSRA, ठीक है। जिस तरीके से स्कूल पर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात की, उसी तरीके से इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए भी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाने की बात की और उसका नाम इन्होंने दिया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो 2 कंट्रोलिंग अथॉरिटी की इन्होंने बात की, एक स्कूल लेवल पर और एक हायर एजुकेशन लेवल पर। इसके अलावा इन कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऊपर सबसे ऊपर इन्होंने एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की भी सिफारिश की, जिसका नाम इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग दिया और कहा कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित किया जाना चाहिए। और इसका काम क्या होगा भाई? ये पूरा का पूरा अवलोकन करेगा कि भाई शिक्षा का विकास कैसे होना चाहिए, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, उनका मूल्यांकन या फिर और भी जो दृष्टिकोण है वो सब किसके अंडर में आ जाएगा? इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अंडर में आ जाएगा। ये इसने एक सिफारिश करी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट ये बोला कि भाई जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ये अपनी फ़ीस निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन
ये मनमाने तरीके से अपनी फ़ीस को नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके स्कूल लेवल पर इन्होंने जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात की, वो स्कूल लेवल की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो हर 3 साल में इनकी फ़ीस का निर्धारण करेगी कि भाई ये मनमाने तरीके से फ़ीस तो नहीं बढ़ा रहे। तो ये कुछ सिफारिशें हैं इनकी। इसके अलावा इन्होंने यह भी बोला कि भाई जो स्कूली पाठ्यक्रम होते हैं उन स्कूली पाठ्यक्रम में प्राचीन भारत के जो ज्ञान प्रणालियां हैं उनका योगदान भी बढ़ाना चाहिए। यानी भारत के जो प्राचीन गणित है, खगोल विज्ञान है, दर्शन है, चिकित्सा है, इनको भी स्कूली पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाए। तो ये कुछ सिफारिशें थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे, यानी उच्च शिक्षा जो संस्थान थे, उन संस्थानों को इन्होंने 3 टाइप में विभाजित कर दिया। और ये तीनों टाइप जो हैं आपके, इन्होंने 2 मिशन चलाए। पहला मिशन मिशन नालंदा और दूसरा मिशन तक्षशिला। 2 मिशन, मिशन नालंदा और तीसरा मिशन तक्षशिला। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि जो आपके हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट थे उन इंस्टीट्यूट को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला टाइप 1 इन्होंने दिया। टाइप 1 में इन्होंने रखा कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूट आएंगे जो वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च कर रहे हों और अच्छी क्वालिटी की जो एजुकेशन है उस पर उनका फोकस हो। टाइप 1 जो वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च कर रहे हों और क्वालिटी एजुकेशन पर अपना फोकस दे रहे हों, वो हो गए टाइप 1। टाइप 2 में इन्होंने रखा कि जो रिसर्च कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है टाइप 1 और टाइप 2 में? टाइप 1 वाले जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च कर रहे थे। टाइप 2 वाले जो इंस्टीट्यूट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ल्ड लेवल पे हों, लेकिन वो रिसर्च कर रहे हैं। तो टाइप 2 में ऐसे इंस्टीट्यूट रखे जो रिसर्च पर भी ध्यान दे रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन पर भी ध्यान दे रहे हैं। टाइप 3 में इन्होंने क्या रखा कि जो अच्छी शिक्षा यानी गुणवत्तापूर्वक क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड करा रहे हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, तो 3 टाइप हो गए। पहला टाइप वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च प्लस क्वालिटी एजुकेशन। सेकंड टाइप केवल रिसर्च, जरूरी नहीं है वर्ल्ड लेवल पर, प्लस क्वालिटी एजुकेशन। थर्ड टाइप जिसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। तो इन तीनों टाइपों को, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला के अंतर्गत इन्होंने संचालित किया। तो ये पहली न्यूज थी आपकी जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। इसमें इसका जो हेडिंग था वो यही था कि उच्च शिक्षा नीति में पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। उसके तहत ये समिति आई, इस समिति ने कुछ सिफारिशें दी, वो सारी सिफारिशें मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं, देखिए जो नेक्स्ट जो जो आपकी न्यूज़ है वो है व्यापारियों के लिए पेंशन योजना। ये जो न्यूज़ है ये आपके पीआईबी में प्रकाशित हुई थी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में जो फोकस किया जाता है वो पीआईबी न्यूज़ पर ज़्यादा किया जाता है। तो ये जो इसका जो हेडिंग है वो है व्यापारियों के लिए पेंशन योजना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि भाई जो सरकार होती है वो सरकार सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हाल में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने क्या किया, व्यापारियों के लिए एक पेंशन योजना चलाई है। अब इसमें क्या होगा कि भाई जो व्यापारी 60 वर्ष के हो जाएंगे, 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन मिलेगी। और ये पेंशन कितनी मिलेगी? मिनिमम 3,000 रुपये पर मंथ इनको पेंशन मिलेगी। ठीक है, पहली बात कि 60 साल से ज़्यादा के जो व्यापारी हो जाएंगे उनको पर मंथ 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये मिनिमम है, इसके ऊपर भी मिल सकती है। अब यह है कि भाई इसमें आएंगे कौन से व्यापारी? क्या सारे व्यापारी आएंगे? नहीं, इन्होंने डिफाइन किया है 3 तरह के व्यापारी इसमें आएंगे। सबसे पहले छोटे दुकानदार, ठीक है। दूसरा खुदरा व्यापारी। खुदरा व्यापारी ऐसे व्यापारी होंगे जिनका जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो। ठीक है, ऐसे और स्वरोजगार वाले 3 लोग आएंगे, छोटे दुकानदार, खुदरा व्यापारी और स्वरोजगार करने वाले। तो ये 3 लोग इसमें आएंगे। इसके बाद इन्होंने एज फैक्टर डिसाइड किया कि 18 से 40 साल तक की आयु के जो दुकानदार हैं, जो 1.5 करोड़ से कम जीएसटी टर्नओवर वाले खुदरा व्यापारी हैं, जो स्वरोजगार वाले व्यापारी हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो आपके पूरे इंडिया में आपके जो कॉमन सर्विस
सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ जाकर इनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन में केवल इनको आधार और बैंक खाता, बस इन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए फिर इनकी पेंशन चालू हो जाएगी 60 साल की उम्र के बाद। 18 से 40 वर्ष तक इनको जो आपकी पेमेंट करना है, मतलब पेंशन की किस्त देनी है। अब इसमें क्या है, जैसा कि सभी पेंशनों में होता है उसी तरीके से इस पेंशन में भी वही सिस्टम है कि जितना व्यापारी देगा उतना ही परसेंटेज सरकार भी मिलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यापारी 100 रुपये पर मंथ इसकी किस्त चुकाता है तो 100 रुपये पर मंथ ही सरकार देगी। तो ये आपकी न्यूज़ थी, व्यापारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। तीसरी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आपके द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई है। इसमें क्या है, देखो इसमें इन्होंने जो हेडिंग है वो है मलेरिया के उपचार हेतु नई खोज। ठीक है इसमें क्या बताया गया है कि देखिए सबसे पहले तो उन्होंने एक डेटा प्रस्तुत किया है। इस डेटा में इन्होंने ये बताया है कि WHO के अनुसार पूरे वर्ल्ड में हर साल लगभग 4 लाख लोग जो हैं मलेरिया से उनकी मृत्यु हो जाती है। एक डेटा इन्होंने दिया, उस डेटा में कहा कि WHO ने हमें बताया है कि हर साल लगभग 4 लाख या इससे भी ज़्यादा लोग जो है मलेरिया से काल ग्रसित हो जाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भाई हाल ही में इन्होंने जो आपका अफ्रीका देश है उसमें पश्चिमी अफ्रीका जो देश है वहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक कवक को खोजा। ठीक है, उस कवक को खोजकर उसमें इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, यानी आनुवांशिक रूप से उसमें कुछ संशोधन किए, और उसको फिर जब इन्होंने जंगल में छोड़ा तो उसका क्या परिणाम मिला कि उसको मतलब केवल 45 दिन में उसने 99% तक जो मलेरिया फैलाने वाले एनाफिलीज मच्छर हैं उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये जो कवक था, इस कवक का नाम, साइंटिफिक जो नाम था वो था मैथेरिज्म पिंक्सशैंस। मैथेरिज्म पिंक्सशैंस ये इसका साइंटिफिक नाम था। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, इसलिए आसानी से इसमें इन्होंने क्या किया, आनुवांशिक रूप से इसमें संशोधन किया, और फिर इसको जब जंगल में इन्होंने छोड़ा तो ये जो कवक था ये जैसे ही मच्छरों पर जाकर बैठा या चिपका तो इसने क्या है, सेंस कर लिया कि भाई ये मच्छर है, और सेंस करते ही इसने एक प्रकार का विष उनके ऊपर छोड़ा और विष से उस मच्छर की मृत्यु हो गई। अब ये विष कौन सा था, ये विष वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक मकड़ी थी जिसका नाम था ऑस्ट्रेलियन ब्लू माउंटेन्स फनल वेब। नाम है उसका ऑस्ट्रेलियाई ब्लू माउंटेन फनल वेब। ये एक मकड़ी का नाम है। ये एक विष जो है स्त्रावित करती है। इस विष को इन्होंने इस कवक में इंजेक्ट कराया, ठीक है, आनुवांशिक रूप से, और इसको जंगल में छोड़ दिया। तो जैसे ही ये कवक मच्छर पर बैठा तो इसने यही विष जो है मच्छरों पर अप्लाई किया तो मच्छर की मृत्यु हो गई। तो इसका परिणाम ये हुआ, वैज्ञानिकों ने पाया कि 45 दिन के अंदर लगभग 99% मच्छरों का सफाया हो गया। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये निकली कि भाई ये जो कवक है ये केवल मच्छरों को ही नुकसान पहुंचाता है, जो अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई, इनको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये इन्होंने पूरा प्रैक्टिकल करके इस चीज़ को इन्होंने देखा। तो ये एक न्यूज़ थी द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई कि मलेरिया के लिए एक नई उपचार इन्होंने खोज निकाला है। उस कवक का नाम है मैथेरिज्म पिंक्सशैंस, नाम याद रखिएगा। और ये जो प्रयोग किया गया ये आपके पश्चिमी अफ्रीकी देशों में किया गया। अगली जो न्यूज़ है आपकी, ये न्यूज़ आपके है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। हेडिंग है इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। देखिए क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी पर्यावरण की एक सभा आयोजित हुई। उसका पहला सत्र जो है वो केन्या में आयोजित हुआ मई 2019 में। तो उसमें क्या किया गया, उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए भारत को चुना गया। कार्यकारी बोर्ड के प्लेनरी सत्र हेतु भारत को इसमें चुना गया था। तो अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है क्या। तो देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है कि 1976 में, कब, 1976 में कनाडा में
कनाडा के वैंकूवर नामक स्थान पर यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने एक सभा आयोजित की। किसके लिए की? कि भाई लोग जो हैं वो रह रहे हैं, उनकी जो बस्ती हो वो अच्छी हो, ठीक है, सस्टेनेबल हो, उसमें सभी प्रकार की सुविधा हो, पर्यावरण के तौर पर वो स्थायी हो। इसके लिए एक 1976 में सभा आयोजित की गई थी और इसी सभा में एक आउटपुट निकल के आया जिसको इन्होंने नाम दिया संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यानी यूएन हैबिटेट। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूएन हैबिटेट। ये पहला सम्मेलन हुआ था, ये आपका 1976 में कनाडा के वैंकूवर में हुआ था। तो ये वो है पर्यावास है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास। इसका काम ये होता है कि ये पूरे विश्व में जो भी इसके सदस्य हैं ये हेल्प करता है कि भाई जो लोग रह रहे हैं उनकी जो रहने की बस्ती है वो पर्यावरण रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप से स्थायी हो, इसके लिए ये हेल्प करता है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावास है ये आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का सदस्य है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावास निम्न में से किसका सदस्य है या निम्न में से इसके लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावास है वो यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है। ठीक है, अब इसका जो मुख्यालय है वो आपका नैरोबी जो कि केन्या में स्थित है। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? नैरोबी, केन्या में स्थित है। इसका काम मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये क्या करता है, ये ऐसे कस्बों और शहरों की स्थापना को बढ़ावा देता है जो सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो। ठीक है, अब क्या है भाई, ये फोकस किस किस पे करता है, एक बार ध्यान लीजिए कि भाई ये फोकस करता है भूमि कानून यानी जो भूमि को लेकर कानून बने हुए हैं उनको ये नज़र में रखता है। नगर नियोजन पर ये फोकस करता है। शहरी एवं म्युनिसिपल वित्त यानी फाइनेंस पर ये फोकस करता है। जोखिम में कमी और पुनर्वास, अनुसंधान और क्षमता विकास, ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर ये आप तो केवल सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लीजिए कि रहने के लिए जो बस्ती हो वो बस्ती टिकाऊ कैसे हो सकती है, वहाँ पर जोखिम नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर अच्छा नियोजन होना चाहिए, यानी जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो उन सब चीज़ों पर फोकस कर रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावास। ठीक, अब ये तो हो गई अपर बॉडी। अब क्या होता है कि देश में नोडल मंत्रालय होते हैं जो इनके अंडर में आते हैं प्रत्येक देश में और वो कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत भारत में जो आता है नोडल मंत्रालय वो है आपका आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय पहला, दूसरा शहरी विकास मंत्रालय और तीसरा आपका नीति आयोग। यानी कि 3 नोडल मंत्रालय हैं, 3 नोडल बॉडीज़ हैं जो इसके अंडर में काम करती है। ध्यान रखिएगा, पहला है आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, दूसरा आपका शहरी विकास मंत्रालय और तीसरा नीति आयोग। ये तीनों इसके अंडर में काम करते हैं और इसकी पॉलिसीज़ को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ प्रकाशन हैं जो अगर पूछ लिए जाएं तो ध्यान दीजिएगा। द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, एक बार फिर द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट। दूसरा है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़। तीसरा है अर्बन वर्ल्ड। 3 रिपोर्टें हैं ये प्रकाशित करता है। पहली द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, दूसरी रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ और तीसरी रिपोर्ट है अर्बन वर्ल्ड। तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के बारे में कि भाई 1976 में यूएन ने एक सभा आयोजित करी, उसी सभा में इस बॉडी को स्थापित करने का काम किया गया और ये जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का सदस्य है। इसका जो मुख्यालय है वो आपके नैरोबी केन्या में स्थित है। ये काम क्या करता है कि भाई लोगों को पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ बस्तियाँ प्रोवाइड कराने का ये काम करता है। इसके अंतर्गत जो नोडल मंत्रालय आते हैं वो 3 मैंने आपको बता दिए। अब देखिए आगे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि भाई इसका जो पहला सत्र हुआ वो सत्र केन्या में हुआ था। ठीक है, केन्या में ये सत्र आयोजित हुआ और उसके बाद इसमें भारत को जो है प्लेनरी सत्र हेतु भारत को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए इसमें चुना गया है। और अब जो इसकी थीम थी केन्या में वो इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, क्या थीम थी? इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की जो थीम थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके क्या परिणाम हुए कि देखो भाई जो ये सत्र हुआ था इसमें जो देश थे उन्होंने
सब ने डिसाइड किया मिलके कि भाई लोगों को अच्छा आवास हम प्रोवाइड कराएंगे, और इसके लिए इन्होंने लगभग 152 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। ध्यान दीजिएगा, 152 डॉलर निवेश, मिलियन 152 मिलियन डॉलर निवेश करने की योजना बनाई है। और इसमें एक चीज़ और डिसाइड करी गई है कि समुदाय शहर या कस्बे जो अपने यहाँ का ठोस जो उनका अपशिष्ट होता है, अगर उसका अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, किसका, जो आपका ठोस कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, उसका अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं और उसमें होने वाले खर्चे को भी कम कर देते हैं, तो उन्हें क्या होगा कि अपशिष्ट बुद्धिमान शहर के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा, वेस्ट वाइज सिटीज़, अपशिष्ट बुद्धिमान शहर के रूप में उन्हें मान्यता दी जाएगी। इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि भाई दुनिया भर के जितने भी शहर हैं, कस्बे हैं, वो थोड़े से मोटिवेट होंगे, क्योंकि जब किसी को कोई उपाधि या कोई डिग्री दी जाती है तो उससे मोटिवेशन मिलता है और लोग उसे देखकर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यही एजेंडा इन्होंने अपनाया है। अब इसमें क्या है, देखिए कुछ वर्डिंग्स यहाँ पर आए हैं। ये वर्डिंग्स यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं कि भाई निम्न में से अखबारों में प्रचलित रहने वाला ये शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए कुछ वर्ड्स हैं, न्यू अर्बन एजेंडा और सतत शहरी विकास, ये दो वर्ड्स जो हैं इन पर जो है इस सत्र में फोकस किया गया था। न्यू अर्बन एजेंडा यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि भाई न्यू अर्बन एजेंडा निम्न में से किससे संबंधित है, वर्ल्ड बैंक से, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास से, यूनाइटेड नेशन से, इस प्रकार से आपके ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। और फिर ये जो सभा हुई, इस सभा में 2020 से लेकर 25 तक की अवधि के लिए भी एक रणनीतिक योजना बनाएगी कि भाई हम कैसे कैसे काम करेंगे, क्या हमारे लक्ष्य होंगे, ये सब डिसाइड किया गया। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ने अपने मसौदे पेश किए, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, रवांडा हो गया। इन देशों ने क्या किया कि इनके यहाँ जो नीतियाँ प्रचलित है उनका अवलोकन यहाँ पे प्रस्तुत किया। वेनेजुएला ने क्या किया, वेनेजुएला ने कुछ सुझाव यहाँ पर दिए। कोरिया ने क्या किया, कोरिया ने कहा कि भाई जो शहरी समस्याएं, इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसने भी एक सुझाव यहाँ पर दिया। तो इस तरीके से ये जो सभा है वो केन्या के नैरोबी में 27 से लेकर 31 मई 2019 को आयोजित की गई थी। तो ये आपकी न्यूज़ छपी है। अब थोड़ा सा रैपिड फायर जो करंट अफेयर्स इस पीडीएफ में दिए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि भाई 31 मई को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे जो शहीद के परिवार थे उनके लड़कों की स्कॉलरशिप में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई और लड़कियों की राशि 750 रुपये बढ़ा दी गई है। ठीक है, पहला। दूसरा, छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना शुरू की, जो हमने अभी पढ़ ली है। तीसरा, किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे, ये भी इसमें फैसला लिया गया। और जो खुरपका और मुखपका जो पशुओं के रोग होते हैं, इसके टीकाकरण के लिए पूरा का पूरा पैसा अब केंद्र सरकार देगी। पहले ये 60:40 के अनुपात में था, यानी 60% केंद्र वहन करता था और 40% राज्य वहन करते थे, लेकिन अब पूरा पैसा कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। ये इन्होंने बताया है। एक और अच्छा पॉइंट मेरे को इसमें लगा कि श्रीलंका, भारत और जापान ने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने का निर्माण किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 3 देश हैं, श्रीलंका, भारत और जापान। इन्होंने कोलंबो बंदरगाह, जो कि आपके श्रीलंका में स्थित है, वहाँ पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल निर्माण करने का फैसला लिया है। और जो श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण है, उसके पास इसका 100% स्वामित्व होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो तीसरी न्यूज़ है वो मेरे को ये लगी कि भाई 1 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था, जिसकी जो थीम यहाँ पर जो इसकी थी वो थी ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। इसकी थीम यहाँ पर रखी गई थी, 1 जून को ये मनाया गया था। और उसके अलावा जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि मौसम विभाग जो है वो आपके 4 कलर कोड में चेतावनी जारी करता है, जिसमें से हरा रंग सामान्य मौसम को बताता है। क्या बताता है? हरा रंग यानी सामान्य मौसम। पीला रंग
मौसम से सावधान रहना और उस पर निगाह रखने की सलाह, ठीक है। उसके बाद जो आपका संतरी रंग यानी ऑरेंज रंग है, वो अधिकतम तापमान लगातार 2 दिन तक सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहने वाला है, तब ऑरेंज कलर का अलर्ट आपका जारी किया जाता है। ऑरेंज कलर का अलर्ट कब जारी किया जाता है? जब आपका अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने वाला है। कब तक? अगले 2 दिन तक। और जो रेड कलर ऑरेंज कलर में लू चलने की घोषणा भी की जाती है। और जो रेड कलर का अलर्ट होता है, इसका मतलब होता है कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री से भी अधिक रह सकता है। कब तक रह सकता है इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 2 दिन तक रहने वाला है। तो ऑरेंज और ग्रीन का मतलब होता है कि थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, और हरे का मतलब होता है बिल्कुल सामान्य। तो देखिए, ये आपका जो 1 जून 2019 का जो पूरा पीडीएफ है, उसका ऑडियो आर्टिकल मैंने बना दिया है। इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। नीचे लिंक में मैं आपको टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और इस वीडियो को सुन सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का ऑडियो आर्टिकल और बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।